हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 1 का जो सेक्शन बी में क्वेश्चंस दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि सर सेक्शन बी में कितना क्वेश्चंस रहेगा और कितना क्वेश्चंस आपको बनाना है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि सेक्शन बी में सर 7 क्वेश्चंस रहेगा, है ना। सेक्शन बी में कितना क्वेश्चंस रहेगा? 7 क्वेश्चन, और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस बनाना। उसमें से कितना क्वेश्चंस बनाना? 5 क्वेश्चन, और एक ठो क्वेश्चंस आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मार्क्स यदि आप जानना चाहते हैं, टोटल मार्क्स सर आपको कितना? 15 मार्क्स। मतलब सेक्शन बी से आपको कितना मार्क्स मिलेगा? सेक्शन बी से आपको 15 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए टोटल क्वेश्चंस आपका कितना रहेगा? 7 सेक्शन बी में। उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस बनाना है और एक क्वेश्चंस में आपको 3 मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन आपका 8 नंबर से स्टार्ट रहेगा सेक्शन बी, और इसमें से आपको कह रहा है सर कि इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। हमको सर इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। जिसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है मैं इसको i मान ले रहा हूँ। सॉल्यूशंस में लेट i इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos टू द पावर 4x। cos टू द पावर 4x है, इसको आपको क्या करना? इंटीग्रेट करना। cos टू द पावर 4x को कैसे इंटीग्रेट करें पहले आप समझो। देखो, cos टू द पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अच्छा, आप याद कीजिए कि cos स्क्वायर x को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते थे। cos स्क्वायर x को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते थे सर, इसका फार्मूला लिखते थे। क्या फार्मूला लिखते थे? 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, और इसका स्क्वायर है तब क्या लिख देंगे? इसका स्क्वायर हो। क्लियर है? अब देखिए i इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये 1 प्लस cos x का भी होल स्क्वायर है, और आपका क्या है? 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना। तो मैं 1/4 बाहर कर दे रहा हूँ और लिखेंगे सर 1/cos 2x का होल स्क्वायर। क्लियर? इनटू यहाँ dx है और ये dx। देखिए, i इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? i इक्वल टू 1/4 हो गया, y इक्वल टू 1/4, और इसको क्या करते हैं सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर करिएगा तो a का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस 2ab 2, a मीन्स 1 और b मीन्स cos 2x, तो cos 2x हो जाए, और प्लस b स्क्वायर मैं लिखूंगा सर यहाँ cos स्क्वायर 2x। क्लियर? अब देखो हम लोग सर इसको इंटीग्रेट, i इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? i इक्वल टू हो गया 1/4, ये सबके लिए। अब देखो इसमें किसका किसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं? 1 का भी इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन cos स्क्वायर 2x आ गया, तो cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, फिर इसको फार्मूला लिखना होगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं उसको पहले लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? 1 प्लस 2 cos 2x, है ना, इंटू dx। इसको हम लोग इंटीग्रेट करें, और प्लस हम लोग cos स्क्वायर 2x को अलग कर दें इंटू dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब i इक्वल टू क्या आ जाएगा? i इक्वल टू मैं लिखूंगा सर 1/4, एक ही साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसको आप 1 प्लस 2 cos 2x इंटू dx, है ना, प्लस। अब बोलिए सर इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला cos स्क्वायर 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग नहीं करेंगे। आप याद करो कि यदि आपके पास cos स्क्वायर थीटा रहता तो आप क्या लिखते थे? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, है ना। तो इसमें यदि ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ? 2x है, और 2x को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x होगा, 4x और डिवाइड बाई 2 इंटू dx। क्लियर? चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, i इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? i इक्वल टू 1/4, है ना, 1/4। अब देखो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x होगा, x प्लस 2, और sin 2x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा? sin 2x सॉरी cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x, और x का कोफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड, और प्लस ये 1/2 को बाहर कर दो, और dx को इंटीग्रेट करेंगे सर x, और cos 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 4x/4, है ना। इंटीग्रेशन कंप्लीट, और प्लस लिख दो c। ये 2 कैंसिल कर दें क्या? 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू आपके पास हो गया 1/4, और इसको लिखेंगे सर x प्लस साइन हो गया 2x, साइन 2x। अब देखो ये 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2x होगा। आप प्लस लिख सकते हैं सर साइन हो गया सर 4x/8 लिख सकते हैं क्या? आप प्लस लिख दो c, आपकी मर्जी। आप चाहे देखो यहाँ x दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है? 1/2 x दिख रहा है, ये दोनों का आप ऐड कर सकते हैं। तो i इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/4, और ये दोनों को ऐड करिएगा तो 3/2x होगा, और प्लस साइन हो गया 2x, साइन 2x प्लस साइन 4x/8,
और प्लस सी, है ना। आप क्या करेंगे, ये 4 से आप मतलब 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ये क्या होगा 3/8x होगा और साइन 2x/8 और साइन 4x/32, है ना। तो ये आपको फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा ना, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ, आसान है। हम भी इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो क्वेश्चन देख के आप बता सकते हैं सर इसमें क्या करना होगा। लेट आई इक्वल टू में मान ले रहा हूँ इसको एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 - x² इंटू डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन आप किए थे ना। इसको बनाने के लिए आपको पुट करना होगा सर। पुट करेंगे t इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, पुट करेंगे कितना t इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दोनों साइड आप यहाँ से चाहेंगे तो x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा साइन t होगा, साइन t। अब इक्वेशन 1 को सर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt/dx और साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो √1 - x² आएगा क्या। तो आप dt का वैल्यू निकाल सकते हैं। dt को dx को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो dx/√1 - x²। सही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो i का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं। i इक्वल टू आप लिखना चाहते हैं तो देखो यहाँ क्या हो, यहाँ सर x है और x के प्लेस में आप लिख सकते हैं साइन t इंटू, है ना, साइन इनवर्स x के प्लेस में t और ये आपका हो गया सर dx/√1 - x²। इसके प्लेस में आप लिख सकते हैं dt, है ना। तो आपके पास क्या आ गया साइन t और t आ गया। आप ये कैसे इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने बताया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे सर, सेकंड फंक्शन किसको बोलेंगे। तो यदि आप यहाँ से भी देखना चाहते हैं तो t ऐसे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ना, और ये जो x है मतलब ये जो आपका साइन t है ना वो x मतलब अलजेब्रिक फंक्शन ऐसे भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। तो इसको आप क्या बोलेंगे सर, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फर्स्ट आता है सेकंड, फर्स्ट फंक्शन छोड़ के सेकंड को आप इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं आई फर्स्ट हो गया t को छोड़ेंगे और सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे साइन t को, फिर माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन फिर सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर होल का इंटीग्रेट करें। क्लियर, यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग पढ़े थे। तो आप देखो i इक्वल टू आपके पास हो गया t और साइन t को यदि t के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करिएगा तो कितना होगा माइनस कॉस t और माइनस इसका हो गया 1 इंटू माइनस कॉस t और dt। i इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या माइनस t कॉस t और माइनस माइनस प्लस रहेगा कॉस t dt। तो i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस t कॉस t और कॉस t को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन t होगा और प्लस c। हम क्या करेंगे सर, यहाँ से समझो। अब हमको सर देखो आंसर क्वेश्चंस जो आपका था है ना, क्वेश्चंस था वो x के फॉर्म में दिया होता तो आपका आंसर भी आएगा जो x के फॉर्म में आना चाहिए, बट यहाँ t के फॉर्म में तो आपको उसको चेंज करना। देखो साइन t को तो आप लिख सकते हैं, साइन t के प्लेस में लिख सकते हैं सर x, t के प्लेस में साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, लेकिन बच गया आपका क्या कॉस t और कॉस t को हम लोग क्या लिखेंगे है ना। तो कॉस t को पहले हम लोग साइन में चेंज कर देते हैं तो माइनस t और कॉस t को हम लिखेंगे सर √1 - sin² लिख सकते हैं क्या, और प्लस हो गया साइन t और प्लस c। अब देखो i इक्वल टू आप लिख सकते हैं आराम से माइनस और t के प्लेस में हम क्या लिखेंगे सर साइन इनवर्स x √ ये 1 माइनस साइन t के प्लेस में x तो x² होगा प्लस x प्लस c। तो i इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x को पहले लिख दे रहे हैं माइनस लिख दे रहे हैं √1 - x² और इंटू साइन इनवर्स x और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, तो आसान क्वेश्चन था ना। पहले मैंने क्या किया t इक्वल टू साइन इनवर्स पुट किया, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करके है ना इंटीग्रेशन पार्ट से उसको इंटीग्रेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ लेकिन ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसका सॉल्यूशंस लिखेंगे, i मानेंगे लेट i इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 है और ये 1/x लिखा हुआ माइनस 1/2x² इंटू e⁻²x इंटू dx, है ना। देखो सबसे पहले आप ऐसा एक फॉर्म पढ़े थे, आपको याद होगा e⁻x और सर fx प्लस यदि f' रहता है और विथ रिस्पेक्ट टू x को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू e⁻x fx प्लस c, है ना। इसी प्रकार से यदि आपके पास ऐसा e⁻t रहता और ft
इंटू एफ टी प्लस एफ डैश टी, है ना, और डी टी रहेगा तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ई टू दी पावर टी और एफ टी प्लस सी लिख सकते हैं ना। तो देखो उसी के फॉर्म में यहाँ हमको लग रहा है, लेकिन सर यहाँ ना हमको पहले पुट करना हुआ, क्या पुट करना हुआ, t इक्वल टू समथिंग पुट करना हुआ, t इक्वल टू 2x पुट करेंगे और इस फॉर्म में हम लाएंगे उसको, ठीक ना। तो देखिए मैं इसमें पुट कर देता हूँ, पुट t इक्वल टू 2x, है ना, t इक्वल टू 2x, और यहाँ से आपकी मर्जी, आप चाहेंगे तो x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x से निकालेंगे तो t/2 आएगा, जरूरत पड़े। अब इसमें दोनों साइड हम लोग सर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो dt/dx इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। आप यहाँ से यदि dx का वैल्यू निकालना चाहते हैं ना तो dt/2 और इज इक्वल टू आप dx लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखें, तो dt को वैल्यू निकालेंगे तो 2dx होगा और dx निकालें तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये लिमिट अभी x के फॉर्म में दिया, लेकिन सर आप चाहते हैं कि सर इस जो इंटीग्रेशन उसको t के फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो लिमिट को भी आपको क्या करना हो, t के फॉर्म में चेंज करना हो। तो कैसे चेंज करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 1, है ना, तो देन t इक्वल टू वैल्यू आपको निकालना है। तो t आप क्या निकालिए, तो t इक्वल टू 2x है ना, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1, तो आपके पास आ गया 2, है ना, ये 2 आ गया, ये नहीं है। और इसके बाद लिखेंगे सर व्हेन x इक्वल टू 2, देन t का वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2, तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 9। आई का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। देखो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक ना, तो e टू दी पावर t लिख सकते हैं, e टू पावर t। अब यहाँ लिमिट है, क्या लिमिट भी आप लिख सकते हैं सर, 2 to 4 हो जाएगा, लिमिट आपका 2 से 4, ठीक। e टू पावर t लिख दिए। अब देखो 1/x दिख रहा ना, 1/x, तो 1/x के प्लेस में आप क्या लिखेंगे पता है, t/2, x के प्लेस में t/2 माइनस ये 1/2 है और x स्क्वायर, तो t²/4 लिख सकते हैं, t²/4, और इंटू हो गया dx है, dx के प्लेस में आप लिखेंगे dt/2। फिर से आप समझ लो इसको, कोई ये वाला e टू द पावर t लिख सकते हैं, 2x के प्लेस में t लिख सकते हैं, और ये 1/x है ना, तो 1/x के प्लेस में देखो क्या, x के प्लेस में t/2, तो t/2 रख दिया, माइनस 1/2 और x यहाँ x² है तो t²/4 हो जाएगा, और dx का वैल्यू यहाँ से रख दिया, dx इक्वल टू dt/2। अब ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, 2 to 4, है ना। अच्छा ये आप क्या कर सकते हैं, उसको इधर ला सकते हैं, ये 1/2 को बाहर ला, इधर बाहर कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन 2 to 4। अब e टू द पावर t, तो इसमें समझो लिख सकते हैं इसको 2/t, और यहाँ 2 सर कट जाएगा, है ना, 2 2 4, तो माइनस होगा, ये ऊपर चलेगा तो 2 हो गया t² और इंटू dt, है ना। i इक्वल टू 1/2, देखो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लो, अब ये होगा सर 2 to 4, और e टू दी पावर t कॉमन ले लिए तो आपके पास बचेगा 1 - t - 1/t² और इंटू dt, ये 2 कट गया, है ना। अब देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा सर 2 to 4, अब यहाँ समझना e टू दी पावर t। देखो यदि आप इसको ft मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव है, जैसे 1/t को यदि आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/t² आएगा, तो आप इसको लिखते हैं सर कि ft लिख सकते हैं प्लस उसका f' आपको दिया हुआ और dt, और इसका इंटीग्रेशन अभी बताया क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर t, है ना, इसका इंटीग्रेशन, और ये होगा सर कि ft, है ना, e टू दी पावर t और ft, हाँ ये हो गया इंटू ft प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप यहाँ जैसे c ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो c आपको लिखने की जरूरत नहीं, हाँ इंटीग्रेशन 2 to 4 होगी। अब वैल्यू आप रख सकते हैं, i इक्वल टू होगी सर e टू द पावर t, और ft क्या था, ft 1/t, यहाँ लिख देंगे सर 1/t, है ना, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 है ना। अब क्या करेंगे सर, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं इधर लिख देता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ चलो यहाँ 1 था, नो i इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये ऐसा लिखा हुआ t के पावर t डिवाइड बाई t, और लोअर लिमिट सर आपके पास 2 है, अपर लिमिट 4,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया तो टी के पावर 4 बाई होगा सर 4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, है ना। आप चाहें तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, ई स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा सर ई स्क्वायर बाई 2 और -1, है ना। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए, बहुत ही आसान था ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो अगला जो क्वेश्चन आपको जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का तो आपको दिख रहा है, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम सर प्रॉपर्टी भी पढ़ना, तो ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सॉल्यूशन, इसको हम लोग आई मान लेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, तो π/6 to π/3 dx बाई 1 + √tan x, 1 + √tan x है। हम क्या करेंगे सर, इसको देखो I इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ π/6 to π/3 dx डिवाइड बाय 1 प्लस, देखिए तो आप tan x को ऐसा लिख सकते हैं क्या, √sin x बाई √cos x, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से आप एलसीएम भी ले सकते हैं। इंटीग्रल्स कहाँ है, π/6 to π/3। देखिए यदि आप √cos x एलसीएम लेंगे तो इधर होगा सर √cos x प्लस √sin x, और ये जो डिवाइड में जो √cos x वो ऊपर चल जाएगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, √cos x ऊपर चल गया और डिवाइड बाय √sin x प्लस √cos x, है ना, और ये हो गया dx। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक तो जो प्रॉपर्टी आप पढ़े मैं उसको बताता हूँ। देखो सर इंटीग्रेशन यदि a to b है और fx dx है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर बाय प्रॉपर्टी से कि a to b और f a + b - x, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। x के प्लेस में a + b - x इंटू डी एक्स, है ना, ये प्रॉपर्टी था। तो हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक ना। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। हम लोग इसको प्रॉपर्टी यूज कर लें। देखो क्या होगा, इसको यदि प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आई इक्वल टू समझना ध्यान से कि सर यहाँ इंटीग्रेशन सेम रहेगा π/6 to π/3, और ये रूट हो गया कॉस। एक्स के प्लेस में आपका क्या लिखना है, दोनों को जोड़ना है, तो आप जो एक कॉस लिखा हुआ, है ना, ये कॉस लिखा हुआ, कॉस और एक्स के प्लेस में दोनों को ऐड करेंगे तो π/6 प्लस होगा सर π/3 - x डिवाइडेड बाय, है ना। इसमें देखिए √sin x है, रूट आप लिख सकते हैं साइन, और यहाँ लिखेंगे सर π/6 प्लस π/3 - x, और प्लस होगा रूट के अंदर cos π/6 प्लस π/3 - x, और इंटू क्या होगा dx। पाई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ तो इंटीग्रेशन π/6 to π/3 है, ये π/3। अब देखो ये हो गया आपका रूट कॉस π/6 और प्लस π/3 करेंगे, ये ऐसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री को आप π/2 लिख सकते हैं, तो π/2 होगा -x डिवाइडेड बाई रूट के अंदर हो गया सर साइन π/2, है ना, ये -x, और प्लस होगा सर रूट कॉस π/2 - x, है ना, और इंटू dx। अब आप जानते हैं क्या, π/2 माइनस थीटा इक्वल टू, मतलब ये π/2, जैसे आपका ये तो मैं लिख दे रहा हूँ पहले, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, अंडर रूट cos 90 π/2 - x साइन x हो जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ रूट साइन x डिवाइड बाय रूट, ये हो जाएगा cos x चेंज होगा, अब cos π/2 - x को हम लिखेंगे क्या, साइन x इंटू dx, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक ना। वी गेट क्या होगा यदि ऐड करिएगा तो इधर तो लेफ्ट साइड होगा 2i हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन सेम रहेगा ना, मतलब, और देखो ये दोनों का सेम है, एलसीएम सेम हो जाएगा ना, बाकी यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं सर यहाँ इंटीग्रेशन π/6 to π/3
एलसीएम सेम आए तो ऊपर रूट आप लिख सकते हो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डिवाइड बाय, यहाँ भी वही होगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो तो क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गया है ना, तो कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं, कट गया क्या, तो क्या बचेगा, मैं इधर लेफ्ट साइड लिख देता हूँ, ये तो समझ गया ना, इधर क्या बचेगा वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। आई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2i इक्वल टू आपके पास होगा इंटीग्रेशन कहाँ 5/6 to π/3 है ना, और ये हो गया सर आपका dx है ना, कट जाएगा तो dx बचेगा, तो 2i का वैल्यू आप इसको इंटीग्रेट करें dx का तो कितना होगा x होगा 5/6 to π/3, तो 2i का वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो π/3 माइनस π/6 होगा, एलसीएम उलसीएम लेके देखना है ना, इसमें कितना आएगा, तो आप देखिए तो π/6 आ जाएगा, π/6 क्योंकि ये 60 डिग्री या 30 डिग्री है तो 60 डिग्री आएगा, तो i का वैल्यू हमको निकालना था, तो π/ कितना होगा 12, ये π/12 जो हो गया वो आपका आंसर हो गया, समझ गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉपर्टी यूज किए है ना, पहले tan x था तो पहले साइन कॉस में चेंज कर दिए, उसके बाद प्रॉपर्टी यूज किए तो आपका आंसर आ गया, क्लियर। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना। पहले कह रहा सर कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, 3 ठो वेक्टर आपको कह रहा फाइंड आ वेक्टर डी, एक ठो नया वेक्टर आपको डी वेक्टर फाइंड करने बोल रहा और डी वेक्टर फाइंड करने बोल रहा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो कि दोनों जो वेक्टर है वो क्या ए पर भी परपेंडिकुलर और बी पे भी परपेंडिकुलर है ना, दोनों वेक्टर जो है किस पर परपेंडिकुलर, ए पर भी और बी पर, मतलब ए और बी जो आपका जो नया जो वेक्टर आपको निकालना है वो किस पर परपेंडिकुलर, ए और बी पे, और एक और कंडीशन दिया होगा कि सी डॉट जो आपका डी होगा वो आपका 15, सी डॉट डी जो आपका वो 15 होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनाए। पहले तो आपके पास जो गिवन है वो मैं आपको लिख देता हूँ सॉल्यूशन में, गिवन क्या सर, ए वेक्टर आपको दिया, ए वेक्टर कितना, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप है ना, और बी वेक्टर आपको दिया सर, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 7k कैप, और सी वेक्टर भी आपको दिया, सी वेक्टर है 2i कैप, सी वेक्टर है ना, सी वेक्टर क्या दिया ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप है ना, तीनों वेक्टर आपको दिया। और क्या कह रहा है सर कि ये जो नया वेक्टर आपको डी वेक्टर निकालना, तो मैं इसको लिखता हूँ सर लेट डी, जो नया वेक्टर आपका है ना वो मैं लिखता हूँ सर कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस जेड के कैप, यही आपको वेक्टर निकालना मैं सर। तो इसमें यदि ये वेक्टर आपको निकालना है तो x का वैल्यू आपको निकालना होगा, y का वैल्यू निकालना होगा और क्या निकालना होगा, z का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे उसके लिए सर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ। पहला तो आपको कह रहा है सर कि ये दोनों जो वेक्टर है a और b वेक्टर जो है ना वो किसका, d का परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ लिख रहा ना d फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, मतलब a वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है d वेक्टर और किस पर परपेंडिकुलर है b पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंस a इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर है ना, a इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, देन क्या हो जाएगा बताइए, देन आप लिख सकते हैं a डॉट डी बराबर कितना 0, a डॉट डी कर दो, a डॉट डी करेंगे ना, डॉट करने आप जानते हैं स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ सर होगा x प्लस इससे इसके साथ y को 4 के साथ करेंगे तो 4y हो गया और प्लस हो जाएगा सर 2z है ना, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं है ना, इसको बराबर 0, इसको इक्वेशन 1। एंड इसमें कह रहा है, एंड आपको कह रहा है सर कि a मतलब सॉरी b जो है ना, एंड b इज परपेंडिकुलर टू d, ये भी तो है ना। तो इस केसेस में क्या हुआ, यदि वो परपेंडिकुलर है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सर देन b डॉट यदि d करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, b डॉट d करिए, b यहाँ दिख रहा है आपको, तो कितना होगा 3x माइनस 2y प्लस 7z, इसमें 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0 है ना, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। एंड लास्ट आपका एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि सर c डॉट यदि d करेंगे ना, c डॉट d तो एक इसके बराबर 0 के बराबर नहीं सॉरी 15, c डॉट d जो है वो 15 दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में दिया हुआ यहाँ, तो
ये 15 है। अब दोनों को डॉट कर दो, C डॉट D करेंगे ना, तो ये क्या होगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 3। देखिए अब मेन आपका टारगेट क्या है कि x y z का वैल्यू निकालना। आपके पास 3 ठो इक्वेशन दिख रहा है। पहला इक्वेशन x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 7z इक्वल टू 0, और तीसरा जो इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 15। इस तीनों इक्वेशंस की मदद से हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू है, z का वैल्यू। बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम सर एक मेथड हम लोग यूज़ करेंगे जो आसान मेथड है, उसको हम लोग सर वो मेथड हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, हम लोग तीनों इक्वेशंस को खाली आपका रखते हैं ना। 3 ठो आपका इक्वेशन है, हमको वैल्यू किसका निकालना पता है ना, हमको सर वैल्यू निकालना है x का, y का और क्या z का, तीनों का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ समझो, हम लोग लिखते हैं सर कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 आपको दिख रहा, मैं यहाँ इक्वेशंस आपको लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 आपके पास क्या, देखो x है प्लस 4y और प्लस 2z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और 2 मैं आपको लिख दूँ तो 3x माइनस 2y और प्लस 7z इक्वल टू 0 है ना, ये दूसरा इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखते हैं वो समझो। देखो x लिखेंगे डिवाइड बाय इक्वल टू y, फिर डिवाइड बाय है ना इक्वल टू आपका z, और क्या लिखाएगा सो समझो। देखो यहाँ क्या लिखाएगा नीचे में, देखो x लिखा हुआ ना, तो x को आप ढक दो है ना, x को ढक के, और हमको सर ये वाला ढकने बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कीजिए ना, इससे y ये जो बच गया सो है ना कोफिशिएंट y, और इसका जो कोफिशिएंट बचे तो 4 इंटू 7 कितना हुआ 28, 7 को 28, और फिर इधर से करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है तो प्लस हो जाएगा प्लस 4। ठीक, चलिए आगे देखो। इसके बाद देखो y है ना, तो y है तो y के नीचे क्या लिखाएगा, तो y को आप ढको है ना, y को आप ढक दिए है ना, y को ढक दिए, और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ 6, और इधर आपका कितना -7, और फिर z डिवाइड बाय z, ये वाला आप ढक दो, z वाला ढक देंगे, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये -12 और -12 कितना आएगा देखो x बाई 32 लिख सकते हैं, x बाई 32 इज इक्वल टू y बाई -1 इज इक्वल टू z बाई -14 इक्वल टू हम लोग बोलेंगे सर k बोल रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब सर इसके बाद हम लोग x y z का वैल्यू हम लोग k के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। x y z का वैल्यू हम लोग किसके फॉर्म में निकालेंगे, k का फॉर्म में। इसको मैं हटा देता हूँ और ये भी मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि सर ये सब तो आप समझ अच्छा इसका यूज करेंगे खाली इक्वेशंस आपका किसका यूज करेंगे 3 का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो x बाई 32 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं k, तो x का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा 32 क्या आएगा। इसके बाद y माइनस 1 इज इक्वल टू आपका k, तो y का वैल्यू आपके पास आ गया -1 मतलब माइनस k आ गया, और आप लिख सकते हैं सर z माइनस 14 इज इक्वल टू k, तो z का वैल्यू कितना आएगा -14 के आ जाएगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे सर x का वैल्यू k के फॉर्म में निकल गया, y का वैल्यू k का फॉर्म में निकल गया, z का वैल्यू k के फॉर्म में निकल गया। तीनों इक्वेशंस, तीनों जो वैल्यू आपका निकला सर वो हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे सर कि x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। चलिए सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं ना, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो देखो क्या होगा 3 में यदि आप पुट करिएगा तो x के प्लेस में आपका दिख रहा है ना 2x दिख रहा है ना, तो 2x मैं लिखता हूँ यहाँ से 2, और x के प्लेस में कितना पुट गया, x के प्लेस 32 तो 32 के हो जाएगा, माइनस, और y के प्लेस में माइनस के तो माइनस के लिख दे रहे हैं, और प्लस 4, और z के प्लेस में कितना -14 के इज इक्वल टू 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इम्प्लाइज
ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 64k और माइनस माइनस प्लस हम लिख सकते हैं k और माइनस हो जाएगा यहाँ 56k इज इक्वल टू कितना 15। ठीक, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, फिर ये 64k है और k है तो कितना लिख सकते हैं 65k माइनस 56k इज इक्वल टू 15। आप माइनस कर दो है ना, माइनस करेंगे तो कितना होगा 9k इज इक्वल टू 15। तो आप k का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, k का वैल्यू आप निकालेंगे, k का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना होगा 15/9, काट दो 3 3 9 3 5 15 मीन्स 5/3 है ना। 5/3 आ गया किसका वैल्यू, k का वैल्यू, k का वैल्यू आपको निकल गया 5/3। हमको तो सर x y z का वैल्यू निकालना ना, तो आप यहाँ पुट कर दो ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सर इसमें पुट कर देंगे तो k का वैल्यू पुट करें तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 9 x का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो इसमें पुट करो तो x इक्वल टू होगा 32k था ना, k का वैल्यू आ गया कितना 5/3। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना होगा, ये 5 दूनी 10 और 5 3 15 मतलब 16 हो जाएगा, तो 160/3 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या, y माइनस k था ना तो माइनस 5/3 और z है ना, z आप लिखना चाहते हैं z इक्वल टू माइनस 14k तो माइनस लिख देंगे 4 और k माइनस 14 और k का वैल्यू कितना 5/3, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 70/3 है, माइनस 70 बाई क्या लिख सकते हैं 3 हो गया। अब क्या चाहिए आपको सर, डी वेक्टर चाहिए, नहीं डी वेक्टर चाहिए ना, डी वेक्टर आपके पास क्या था सर एक्स, इसको माने थे xi कैप प्लस yj कैप और प्लस k कैप z k कैप है ना। तो d का वैल्यू आप रख दो खाली यहाँ, x का वैल्यू आपका कितना 160/3 i कैप, ये हो गया माइनस 5/3 j कैप और माइनस 70/3 k कैप है ना। आपकी मर्जी, आप चाहें तो 3 देखो निकाल लो बाहर है ना, 1/3 बाहर निकल जाएगा तो 160 होगा सर i कैप माइनस 5 j कैप और माइनस सर 70 k कैप। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। बाकी यहाँ ये आपका आंसर हो गया, डी का वैल्यू आपका निकले, डी ही निकालना था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना कि सर इसमें क्या दिया हुआ, जैसे देखो दो आपका सर क्या निकालना वो आप देखिए कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइंस है ना, फ्लोइंग पेयर मतलब जो पेयर ऑफ लाइंस है उसका आपका एंगल्स निकालना है, ठीक ना। तो देखो एंगल्स हम लोग कैसे निकालते हैं पहले आप समझो। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपका स्ट्रेट लाइन का कि a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर और a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ये जो आपका a1 प्लस लेमडा जो b1 वेक्टर है ना, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन का पैरेलल होता है और ये स्ट्रेट लाइन b2 वेक्टर का पैरेलल है। तो यदि सर स्ट्रेट मतलब एंगल्स बिटवीन टू लाइंस का मतलब यहाँ होगा कि एंगल्स बिटवीन वेक्टर b1 और वेक्टर b2, मतलब इस लाइन का यदि आपको एंगल्स निकालना है तो आप b1 और b2 वेक्टर्स का एंगल्स निकालेंगे तो वही लाइंस का आपका निकल जाएगा क्या एंगल्स, ठीक ना। तो ये दोनों जो मैं लिख दिया गिवन लाइंस, दोनों जो लाइंस का इक्वेशन आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया और उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, ठीक ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन से यदि कंपेयर करेंगे तो हेयर b1 का वैल्यू आप बता सकते हैं क्या होगा, b1 वेक्टर बराबर क्या होगा, b1 वेक्टर आप लिख सकते हैं i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप है ना, और b2 वेक्टर आप क्या लिख सकते हैं, b2 वेक्टर है ना, ये b2 वेक्टर हो गया, आप लिख सकते हैं सर 3i कैप माइनस 5j कैप और माइनस 4k कैप है ना। कोई दिक्कत, हम लोग सर एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर b1 और वेक्टर b2, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आप क्या है पैरेलल है लाइंस का, तो मैं लिखता हूँ सर लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन पेयर ऑफ लाइंस, गिवन पेयर ऑफ लाइंस है ना। क्या होगा देन, इसका फॉर्मूला आप जान रहे हैं, कॉस थीटा हम लोग निकालते थे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, कॉस थीटा, देन सर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड है ना। तो कॉस थीटा आप b1 डॉट b2 लिखो, क्या होगा b1 डॉट b2, ये दोनों को आपको डॉट करना b1, तो क्या हो यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू 3, तो 3 लिख देंगे, स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर 5, तो प्लस लिख देंगे 5 और प्लस 8 है ना।
-2 -4 कितना 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय b1 का मैग्नीट्यूड। देखो इसका स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ते नहीं, तो 1 का आप स्क्वायर करें तो 1 लिख देंगे 1 और प्लस यहाँ सर 1 का स्क्वायर करें तो 1 और -2 का स्क्वायर करें तो 4, फिर से रूट हो जाएगा। इसका आप मैग्नीट्यूड देखो तो 9 और प्लस होगा सर 25 और प्लस आपका हो गया 16, नहीं यही ना होगा। तो आप देखो cos थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू ये दोनों को 8 कर दो तो 16 आएगा। हाँ 8 8 16 और इधर हो गया सर आपका √6 इंटू ये कितना हो 50 होगा नहीं जी, ये 25 मतलब ये आपका 16 और 9 25 और 25 50 लिख सकते हैं इसको। तो cos थीटा का वैल्यू आपके पास आएगा 16 डिवाइड बाय देखो √6 है। अच्छा 50 को आप क्या लिख सकते हैं √6 और सर 50 को लिख सकते हैं कितना है ना 5√2 लिख सकते हैं क्या। देखो √50 है, मैं यहाँ समझाता हूँ। √50 को आप लिख सकते हैं सर 25 इंटू 2 है ना, 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। अरे अब आप cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा को आप लिख सकते हैं है ना, ये 16 और 5 हो गया और ये √6 और √2 को यदि आप मल्टीप्लाई तो √12 हो जाएगा। रूट कितना होगा 12, तो इसको आप लिख सकते हैं सर 16 और ये हो गया आपका सर 5 और √12 है ना, यहाँ 12 समझना 12 है, तो ये आपका ये 5 और ये 12 को आप क्या लिख सकते हैं 2√3 है ना, तो ये कैंसिल कर दो, ये 8 बार में कट जाएगा 8 दूनी 16। तो इसका मतलब सर cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। cos थीटा का वैल्यू आपका क्या आएगा, cos थीटा का वैल्यू देखो क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 8/5√3 तो थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3, ठीक ना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया है ना। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ मैंने आपको बताया कि जो b1 और b2 वेक्टर का पैरेलल होता है वही b1 b2 वेक्टर का बीच का एंगल्स निकालेंगे तो एंगल्स बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और लास्ट इसका देखो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इसमें कह रहा है सर कि अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। मीन्स आपका यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो बॉय का जो जन्म और गर्ल का जो जन्म होने का जो आपका जो प्रोबेबिलिटी है फिर चांसेस है वो दोनों का इक्वली लाइकली, मतलब दोनों सेम है, ठीक ना, ऐसे नहीं किसी का ज़्यादा किसी कम। इफ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज द गर्ल। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, मतलब हमको सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है कि सर दोनों उस घर में जो दोनों जो चिल्ड्रेन है ना वो दोनों क्या होना चाहिए सर, दोनों जो होना चाहिए वो गर्ल्स होना चाहिए, जो कि हम लोग से पहले से पता है गिवन है कि फर्स्ट में बोल रहा है कि द यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब जो छोटी जो होगी है ना वो सबसे जो छोटी है वो लड़की होगी और जो कम से कम एक लड़की उसके घर में है, ठीक ना। चलो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ आप सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले सर बॉय और गर्ल यहाँ आ रहा है ना, तो मैं लिखता हूँ सर लेट बी स्टैंड है ना, बी स्टैंड फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल है ना। चलिए हम इसका सैंपल स्पेस को S मान लेते हैं। लेट सर S बी द सैंपल स्पेस, S बी द सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस मान लेते हैं, S बी द सैंपल स्पेस। तो S में क्या हो जाएगा, S में क्या हो जाएगा B हो जाएगा, मतलब बॉय बॉय हो सकता है या बॉय गर्ल, गर्ल बॉय या दोनों का दोनों गर्ल, ये सर सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स में यही सब हो सकता है। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि आप निकालें तो 4 आएगा, ठीक ना। अच्छा इसमें कितना इवेंट्स यदि आप ध्यान से देखो, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट्स का बात कीजिए तो पहला सर इवेंट्स है कि आपका दोनों गर्ल्स, इसमें यदि बात किए तो सर दूसरा जो इवेंट्स है वो यंगेस्ट या गर्ल, और तीसरा जो इवेंट्स है वो एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब हम लोग 3 इवेंट्स को कंसिडर करना हुआ A B C है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट A, B and C be flowing events 3 तो हम लोग इवेंट्स कंसीडर करें। आपको फ्लोइंग इवेंट्स में क्या ए, मैं आपको लिखता हूँ क्या ए, देखो ए क्या होगा, ए हम कह रहे हैं सर कि आपका बोथ
बोथ चिल्ड्रेन आर गर्ल्स, दोनों चिल्ड्रेन को हम लोग क्या मान रहे हैं, गर्ल्स मान रहे हैं। बी जो है द यंगेस्ट इज अ गर्ल, और सी एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल, ठीक ना, वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल। क्लियर है ना। पहला हम लोग क्या मिले सर कि दोनों लड़कियों, दूसरा बी जो इवेंट है वो कह रहे हैं सर कि जो सबसे छोटी है वो आपका गर्ल है वहाँ, और उसके बाद हम लोग सर ये गर्ल होगा, और उसके बाद सर हम लोग जो एटलीस्ट वन गर्ल, ठीक ना। तो ए इवेंट्स आप लिख सकते हैं, ए इक्वल टू का दोनों गर्ल मतलब जी और कॉमा जी होगा, जी है ना। यदि आप बी निकालिएगा यंगेस्ट इज गर्ल, इसमें आप देखो छोटे तो बाद में आएगा ना, है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा जी कॉमा बी हो जाएगा, मतलब सर बी कॉमा जी, या फिर हम लोग गर्ल हो जाएगा। छोटी तो पहले बॉय होगा उसके बाद गर्ल होगा, या फिर दोनों का दोनों गर्ल होगा, ठीक ना। और सी जो इवेंट्स है, सी कह रहा है सर एटलीस्ट वन गर्ल, तो एटलीस्ट वन गर्ल मतलब कम से कम एक, दोनों हो सकता है, तो आप यहाँ बी कॉमा जी आ जाएगा, और सर जी कॉमा बी, और दोनों का दोनों सर गर्ल हो सकता है, ये ठीक ना। तो तीनों इवेंट्स आपको लिख दिया है ना। पहला जो इवेंट्स है आपका ये वो बोथ आर गर्ल्स, दूसरा जो आपका यंगेस्ट गर्ल एंड ये एटलीस्ट वन गर्ल, ठीक है। अच्छा, अब आपको फाइंड क्या करना, सो देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना सर कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि सर कि पहला केसेस में क्या कि जो हम लोग पहले से जानते हैं, आपके गिवन है कि यंगेस्ट गर्ल, और दूसरा में आपको निकालना सर एटलीस्ट वन इज गर्ल, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं इसको, देखो आगे बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप यदि प्रोबेबिलिटी इसका निकालना चाहेंगे, जैसे मानते हैं कि ये इसमें सर कि ये जो आपका जो यंगेस्ट गर्ल है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, या फिर कम से कम एक गर्ल है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो आप निकाल सकते हैं ना। जैसे मैं यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे ना, तो क्या होगा सर एन बी बाई एन एस, है ना, और एन बी कितना है, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितना 2 है, तो 2 बाई आप 4 लिख सकते हैं ना। इसको काटना है, काट दीजिए आप। फिर आप एटलीस्ट वन गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ए एन सी डिवाइड बाई एन एस होगा, इसमें कितना 3 है, तो आप 3 बाई क्या लिख सकते हो 4, ठीक है ना। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन भी आप निकाल सकते हैं सर, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना होगा, दोनों का बी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जी एक ही आएगा ना, एक एलिमेंट आएगा, तो आप इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो। पी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन एस, तो कितना आएगा 1/4 आ गया ना। अच्छा, इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो एक ही को आएगा कॉमन जी कॉमन जी, और इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी का सी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ए 1/4 इसमें आएगा। अब देखो आपको निकालने क्या बोला सर, पहला नंबर देखो कि सर हमको प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों का दोनों गर्ल हो, ए है ना प्रोबेबिलिटी, जबकि सर हम पहले से जानते हैं कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब उससे सबसे छोटी लड़की हो ना, तो पी ए बाई बी आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे सर इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाई पी बी, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग ए, अब इसका वैल्यू बैठा दो, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है आप निकालें, ये 1/4, और पी भी देखो यहाँ निकालें ना, पी भी कहाँ गया, ये 2/4, 2/4 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं ना, इसको काट के 1/2, मतलब ये हो गया 1/2, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 है ना, ये पलटेगा तो 2/4 होगा, इसको काट सकते हैं तो 1/2, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे सर, दूसरा नंबर यदि हम निकालना चाहते हैं, दूसरा नंबर आप निकाल सकते हैं। देखो दूसरा में क्या होगा, हम लोग सर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है, दूसरा नंबर प्रोबेबिलिटी एक है, दोनों सर गर्ल हो, उसी का प्रोबेबिलिटी निकालने चाह रहा है, लेकिन सर हम लोग पहले से जानते हैं कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल,
डिवाइड बाय क्या लिख, मतलब ए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना है सर कि ये दोनों का दोनों गर्ल हो, जबकि हम लोग का गिवन है ना, तो डिवाइड ए बाई हम लोग लिखेंगे सी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो ए बाई सी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन होगा सी और डिवाइड बाय पी सी। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि ये जो इवेंट है मतलब ए का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि सर सी जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका, या फिर मेरे पास सर गिवन है ना, तो ये सब पी ए बाई सी निकालना, इसका पी ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाई पी सी। अब तो पी ए इंटरसेक्शन सी तो आप जानते हो 1/4 हो गया, और पी सी देखो यहाँ निकाले हम लोग है ना, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना निकला 3/4, तो आप लिख सकते 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/3, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप समझ गए हैं ना। तो ये आपका सभी मॉडल सेट 1 का सेक्शन बी था। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो मॉडल सेट आपका 2 था सेक्शन बी, मतलब सेक्शन बी हम लोग सेक्शन ए सेक्शन बी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है।